हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप सभी का स्वागत करता हूं ओके शिवम पे। आज से हम लोग पेपर सेकेंड सीटेट पेपर सेकेंड के कुछ साइंस सेक्शन यानी थोड़ा सा लेवल अपर होता है, तो उसके लिए हम लोग साइंस पेपर सेकेंड के लिए कुछ ऐसे ही वीडियो की क्वेश्चंस को लाए हैं। तो आज से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। लगभग 8 से 10 वीडियो इसमें होंगे, जिसमें टोटली सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर करेंगे। तो इसी का उद्देश्य से लेकर के ये वीडियोस कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हो तो चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इसी प्रकार से जितने भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब हम लोग इसको ऐसे ही अपलोड करें तो ठीक है। और साथ ही अपने साथ जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, जिससे इनको भी लाभ होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक क्या कंप्लीट करने वाले हैं, एसिड बेस और साल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण से कुछ 10 प्रमुख क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर सेकंड के लिए बिल्कुल लाभदायक है और अन्य भी तैयारी वाले इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइंस है सभी एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे आसानी से यूज किया जा सकता है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन एक संकेतक है। इसमें बताना है कि इनमें से कौन एक संकेतक के रूप में है, ठीक है। यानी विच अमंग दिस इज एन इंडिकेटर। मैं इंग्लिश में कोशिश करूंगा कि बता पाऊं, जिससे कि इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी देख पाए इसको। तो आपको पहले क्वेश्चन में बताना है इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक संकेतक के रूप में है। तो लाल गोभी के पत्ते, हल्दी, या फिर हाइड्रेंजिया, या फिर उपरोक्त सभी। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, फिर से इंग्लिश से बोल देते हैं, रेड कैबेज लीव्स, या फिर हल्दी यानी टर्मरिक, या फिर हाइड्रेंजिया जिसे इंग्लिश में ही लिखा है, या फिर ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक संकेतक है। यहाँ पे पहले का आंसर क्या होना चाहिए, पहले का आंसर हो जाएगा ये सभी एक संकेतक के रूप में होते हैं। संकेतक वे होते हैं जो एक घोल में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, इनसे क्या बोला जाता है, संकेतक बोला जाता है, ठीक है। संकेतक इंडिकेटर जिसे बोल सकते हो। तो यह अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जैसे कि लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, और ये कुछ फूलों की रंगीन फूड़िया जैसे हाइड्रेंजिया बोल सकते हो, पेटूनिया और जेरियम जैसे कई अन्य प्राकृतिक सामग्री होती हैं। ये सब एक संकेतक के रूप में होती हैं, ठीक है। और जो कि अगर इसको अम्ल या क्षार में अगर घोलेंगे तो कुछ रंग उपस्थित होते हैं, कुछ रंग वहाँ पे प्रदर्शित होते हैं, जो कि एक संकेत देता है कि एक तरह से यह संकेतक के रूप में होंगे, ठीक है। इन्हें अम्ल या क्षार के संकेतक के रूप में भी बोला जाता है, इसलिए ये संकेतक क्या होंगे, ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पे पहले का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले 10 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन जो सभी क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, मतलब या फिर धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम लोग या अम्ल के साथ योग करते हैं तो क्या प्रदान करेगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, ये में रेड लगा है तो इसलिए इसको सही नहीं है, जरूरी नहीं कि ये सही हो, इसलिए पहले टिक मारने के बजाय आप लोग ऑप्शन आसानी से देखो। नमक प्लस कार्बन प्लस पानी प्रदान करेगा, या फिर नमक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस पानी मिलेगा, या फिर प्राकृतिक नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी मिलेगा, या फिर डी नंबर नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। जब हम लोग धातु कार्बोनेट, ठीक है, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई इन दोनों में से कोई भी एक को लें और अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होना चाहिए। देखो ये हिंदी में लिखा है और कई बार ये रिएक्शन को शब्दों में लिखा है और संकेतों में नहीं लिखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए कोशिश करना कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो सभी प्रकार से हम लोग तैयार रहना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, देखो काफी आसान है, पहले देख लो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इन चारों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जब हम लोग कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या दोनों के में से किसी एक के साथ अम्ल का अगर योग करेंगे तो हमें नमक मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिलता है, वाटर यानी H2O मिलता है। इस तरह से इसका आंसर सेकंड का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक समान नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। यानी ये सब क्रिया करके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमेशा एसिड के साथ अगर क्रिया करेंगे तो यही प्राप्त होगा हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। कुछ उदाहरण है जैसे चूना पत्थर, चाक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। तो कुछ कार्बोनेटों के उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं चूना पत्थर,
संगमरमर, चाक या कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ उदाहरण होंगे। ठीक है, सेकंड का आंसर डी इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तटस्थता यानी निष्प्रभावीकरण प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को बताना है व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करना है। निष्प्रभावीकरण प्रतिक्रिया के रूप में क्या होगा? तो अम्ल और पानी के बीच प्रतिक्रिया होना, क्षार और पानी के बीच प्रतिक्रिया होना, या फिर अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया होना, या फिर अम्लीय क्षार और पानी के बीच प्रतिक्रिया होना न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बात करनी है और ये चारों ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला दिया है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर, दूसरा दिया है रिएक्शन बिटवीन बेस एंड वाटर, और थर्ड दिया है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार, या फिर डी नंबर दिया है अम्लीय क्षार और पानी के बीच प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस एंड वाटर। यहाँ पे थर्ड का आंसर होना चाहिए बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोला जाता है? अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया अगर हो रही है तो वहां पे क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना तो अम्ल उत्पन्न होगा ना तो क्षार, बल्कि एक न्यूट्रल उदासीन वाटर जिसे बोलते हैं। तो ऐसे ही सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्वेश्चन काफी ज्यादा दैनिक जीवन से संबंधित है कि दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? विषाक्त पदार्थ बनने के कारण, यानी विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं उन दोनों को रखने के कारण, दही को तांबे या पीतल के बर्तन में रखेंगे तो, या फिर बी नंबर क्षरण की संभावना के कारण हो सकता है, क्षरण हो सकता है उन बर्तनों का, या फिर तांबे और पीतल के जीवाणु रोधी गुणों के कारण, या फिर तांबे और पीतल को जो उसमें जीवाणु होते हैं उस दही वगैरह में तो उसको मार देते हैं इसलिए उसको नहीं रखना चाहिए, या फिर ये सभी कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का? दही को या फिर खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? हमारे समाज में वैसे भी कहा जाता है कि पीतल में खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए और उसमें अगर रखना भी नहीं चाहिए। तो ये कारण क्या होती है आप लोग अक्सर सुने होंगे। इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? काफी आसान है, सभी से मुझे उम्मीद है सभी का सही होगा यहाँ पे ए नंबर, क्योंकि रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के कारण क्या होता है? विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं और जो कि शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। देखिए, दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि तांबे और पीतल के बर्तन में क्या होता है? दही जो कि अम्लीय होता है, दही खट्टा होता है जो कि एक अम्लीय होता है और वह तांबे के साथ प्रतिक्रिया करके एक विषाक्त पदार्थ बनाता है। ठीक है, और ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए नंबर हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? ये भी काफी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू आप लोगों को पता होगा, जो कि अम्ल और क्षार की निकालते हैं, तो उसके स्केल यानी ये जो पैरामीटर यानी इसको मापने का काम का ये जो किया गया था, किसने खोजा था इसको? पीटर लॉरेंट्ज ने, जॉर्ज लॉरेंस ने, एडम स्मिथ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और? पीएच स्केल का, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, आविष्कार किसने किया था? 5 का आंसर बताना है। हु इन्वेंटेड पीएच स्केल? पीटर लॉरेंज, जॉर्ज लॉरेंस, या फिर एडम स्मिथ, या फिर कोई और? यहाँ पे 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा पीटर लॉरेंस महोदय ने पीएच स्केल का आविष्कार किया है। ठीक है, पीएच की अवधारणा को पहली बार कब दिया गया था? सन 1909 में। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, सन 1909 में, 99 में कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में डेनिश रसायनज्ञ सोरेन पेडर लार्डिट्स सोरेनसन, इनका पूरा नाम है, ठीक है, द्वारा पेश किया गया था, पहली बार पेश किया गया था। ठीक है, लॉरेंसन के द्वारा पहली बार पेश किया गया था। और पीएच एक पैमाना है जिसका उपयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि जल आधारित घोल कितना अम्लीय है या क्षारीय है, यानी अम्ल और क्षार का इसमें मापन किया जाता है। गणितीय रूप से पीएच स्केल लघुगणक है, जैसे कि 10 के रूप में, वो लोगेथेरम के रूप में आपने देखा होगा कि इसका 10 के रूप में वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पीटर लॉरेंट्स जो पीएच वैल्यू स्केल की बात करिए, किसने खोजा था? स्केल को किसने खोजा था? लॉरेंट्स महोदय ने। और सबसे पहले इसकी चर्चा किसने की थी 1909 में? तो कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में डेनिश रसायनज्ञ सोरेन पेडर लॉरेंट्स सोरेनसन ने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2-3 यहाँ पे फैक्ट्स को जाने पीएच वैल्यू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए नंबर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पानी में अम्ल या क्षार के घुलनशील होने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? पानी में एसिड या बेस, अम्ल या क्षार के घुलनशील होना की प्रक्रिया एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? उष्माशोषी यानी उष्मा का शोषण करता है, उष्मा उसमें दी जाती है, या उष्मा छिपी यानी उष्मा उत्सर्जित होती है, या फिर तटस्थ, न तो उष्मा उत्सर्जित होती है न तो उष्मा छिपी होती है, बल्कि साधारण रूप से हो सकती है, या फिर प्रतिवर्ती के रूप में। तो इसमें बताना है कि पानी में अगर हम लोग एसिड या क्षार, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड आर ए बेस इन वाटर इज ए डॉट डॉट प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक या न्यूट्रल या फिर रिवर्सिबल, इन चारों में से कौन सा होना चाहिए जो कि पानी में अम्ल या क्षार के घुलनशील होने की प्रक्रिया को बताना है। तो अगर हम लोग पानी में अम्ल या एसिड या बेस अगर डालेंगे तो क्या होगा? उष्मा से क्षेपी प्रक्रिया होगी, उष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है, अगर आप लोग H2SO4 को पानी में अगर डाल दीजिए, तुरंत आप लोग देखेंगे कि वो बर्तन फट जाएगा, इतना उसमें उत्सर्जित, इतना हीट उत्पन्न होता है। तो ऐसे प्रयोगशाला में आप लोग देखे होंगे, जब आप लोग 10th या 12th में कंप्लीट किए होंगे, तो वहाँ पे प्रयोगशालाओं में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। H2SO4 बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी के रूप में, यानी उष्मा उत्सर्जित होती है। इसीलिए हम लोग को आशा लैब में हम लोग जब प्रयोगशाला कर रहे थे तो बताया गया था, हम लोग को हमेशा लगातार हिलाते हुए थोड़ा सा पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए, इकट्ठा पूरी तरह से उड़ेल नहीं देना चाहिए, जिससे कि ब्लास्ट हो जाए एक तरह से बम की तरह, क्योंकि बहुत तेजी से रिएक्शन करता है पानी के साथ, पानी को ऑब्जॉर्व करने लगता है, एनर्जी उत्पन्न करता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, दांत के दंतवल्क का महत्वपूर्ण पीएच क्या होगा? यहाँ पे बताना है 7 में, व्हाट इज द क्रिटिकल पीएच ऑफ टूथ एनिमल। टूथ एनिमल का क्रिटिकल पीएच कितना होगा? दंतवल्क का महत्वपूर्ण पीएच, क्रिटिकल पीएच क्या होना चाहिए? 4.5, 5.5, 6 या जी 6.5। जो हमारे दांतों में दंतवल्क होता है, यानी जहाँ जहाँ पे दांत लगे होते हैं, वो वाला मसूड़े वाला हिस्सा है, उसमें उसका पीएच वैल्यू कितना होती है ये बताना है। इन चारों में से कितना होना चाहिए 7 का आंसर? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर 5.5। और 5.5 रेंज किस में आता है? एसिडिक में। एसिडिक का रेंज आपको पता है क्या होता है? 0 से 1 to 7 के बीच, ठीक है। और 7 से 14 के बीच किसका होता है? ये बेस का यानी क्षार का होता है ये रेंज, और ये एसिड का होता है। और आपका ये 0 जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन, जिसे आप लोग वाटर कहते हो, न्यूट्रल, ठीक है। इसका उदाहरण है वाटर। वाटर न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेस। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा था कि दांत के दंतवल्क का महत्वपूर्ण पीएच क्या होना होगा? 5.5 यानी एसिडिक के रूप में आएगा, ठीक है, एसिडिक होता है। यहाँ पे आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस ही कर रहे थे, इसमें पूछ भी लिया है कि अम्लराज या एक्वारेजिया डॉट डॉट का मिश्रण है। अम्लराज या एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों को मिला करके अम्लराज या एक्वारेजिया बनता है। या फिर सी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला करके बनता है। या फिर डी नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अम्लराज या एक्वारेजिया डॉट डॉट का मिश्रण है, ये बताना है यहाँ पे 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8 में। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, तो इन चारों में से कौन सा होना चाहिए? नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का योग है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए इस सभी में से कौन सा आंसर होना चाहिए जो कि अम्ल राज को रिप्रेजेंट करेगा, अम्लों का राजा जिसे बोला जाता है, किसके किसके मिश्रण से मिलाने से बनता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? अम्लराज। एक्वारेजिया नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोलर अनुपात कितना? 1:3 की रेंज में इसको मिलाते हैं। नाइट्रिक एसिड का अनुपात 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात 3, तो क्या बनेगा? अम्लराज, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। यह रसायन विज्ञान में सबसे मजबूत एसिड में से एक होता है, इतना ज्यादा ये तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, और बहुमूल्य धातुओं सोने और प्लेटिनम को भंग कर सकता है, मतलब उसको तोड़ सकता है, नष्ट कर सकता है, इतना ज्यादा तीखा होता है। अगर इसमें अगर हम लोग अम्लराज में सोने या फिर चांदी को डाल दें तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि सभी धातु को नहीं कर पाता है,
लेकिन इसमें सोना जैसे महंगी धातुओं को भी नष्ट करने की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, एक्वारेजिया को मुख्य रूप से क्लोरोह्यूरिक एसिड या वोहविल प्रक्रिया के में इलेक्ट्रोलाइट का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे यूज है। अम्लराज का अपना एक एरिया है। यहाँ पे हम लोगों को देखना था कि अम्लराज बनता कैसे है, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। नीला लिटमस डार्ट में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे बताना है नीला लिटमस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जब यह 4.5 यानी 4.5 से नीचे पीएच वाले एक अम्लीय घोल में के संपर्क में आता है। तो नीला लिटमस डार्ट में परिवर्तित हो जाएगा जब यह 4.5 पीएच से नीचे वाले वैल्यू में अम्लीय वाले घोल में रखा जाता है, संपर्क में आएगा। तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या होना चाहिए, द ब्लू लिटमस विल टर्न डार्ट व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ ए एसिड सॉल्यूशन बिलो पीएच 4.5। तो पीला हरा हो जाएगा, यानी येलोस ग्रीन के रूप में, या फिर भूरा यानी ब्राउन के रूप में, या फिर पर्पल यानी बैगनी है, रेड मतलब लाल। बताइए 9 का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर हम लोग नीला लिटमस को डार्ट में परिवर्तित हो जाएगा जब 4.5 से नीचे वाले पीएच वैल्यू के मान के अम्लीय घोल में रखते हैं, उससे मिलाते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेड, लाल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसका कलर किस रूप में हो जाएगा, रेड में। जब हम लोग पीएच 4.5 से नीचे वाले अम्लीय घोल में अगर हम लोग नीला लिटमस को डालेंगे तो किस प्रकार का रंग देगा, रेड कलर का। वैसे भी हम जानते हैं अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। ठीक है, इसे आप लोग शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हो, अनिल। अनिल, ठीक है, अनिल मतलब अम्ल नीले को लाल करता है। इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो कि। और जस्ट इसका अपोजिट क्षार के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रक्त का पीएच वैल्यू बताना है, यानी ये जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 5 से 6 के बीच में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसिडिक होता है रक्त या बेस के रूप में होता है, क्षारीय होता है या एसिड होता है। तो अगर हम लोग उसको रूप में भी देखेंगे, और अगर वहाँ पे हम लोग को रेंज पता होगी, एसिड होगा बेस होगा, तो रेंज के रूप में हमें पता ही है, ये वाला रेंज एसिड होता है, ये वाला रेंज बेसिक होता है। तो उसके भी अनुमान लगा सकते हैं, या फिर सीधे वैल्यू याद हो तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा रक्त का पीएच मान, तो रक्त जो होता है वह क्षारीय होता है। आप लोग जब भी कभी खून बहता है तो उसमें आप लोग कभी देखिएगा मुंह में करके, तो उसमें क्या होगा, क्षारीय कलर में, क्षारीय के रूप में। क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार कसैला रूप में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 8 के बीच में इसमें से। और क्षारीयता का लेवल कितना होता है, 7 से 8 के बीच में होता है। ना बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार नहीं होता है, बल्कि एक वीक क्षार होता है। तो इस तरह से 10 का आंसर ए हो जाएगा, न्यूट्रल भी नहीं होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, रक्त की जो पीएच होती है 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। 7.35 से 7.45 के बीच होती है। और कई प्रकार के कारक रक्त के पीएच को प्रभावित करते हैं। रक्त के पीएच बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उल्टी दस्त, फेफड़ों का कार्य, अंतःस्रावी कार्य, गुर्दे का कार्य, मूत्र मार्ग, ये सब जितने भी इसमें रिएक्शंस मैकेनिज्म होती हैं शरीर में अपने, वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, आज के हम लोग एसिड बेस और साल्ट के 10 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप सबों को एक बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक वे में रखा गया मिलेगा। और आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में कुछ और कंप्लीट करेंगे।